हेलो एवरीवन, आई एम संजय सर फ्रॉम एसएन क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सिंधु नदी। इससे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं सिंधु नदी, जिसे इंग्लिश में इंडस रिवर बोलते हैं। ओके, और काफी इम्पोर्टेंट है ये सिंधु नदी। आपको बता दूं कि भारत के बिल्कुल ऊपर एक स्थान है जिसका नाम है तिब्बत। और तिब्बत जो है ये चीन के अधीन आता है। तिब्बत किसके अधीन आता है? चीन के अधीन। यहाँ पर एक मानसरोवर झील है, ठीक है, मानसरोवर झील। और मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती हैं। एक तो इस साइड जाती है जो है ब्रह्मपुत्र नदी, एक नीचे की तरफ आती है जिसका नाम है सतलुज नदी, और एक इस तरफ जाती है जिसका नाम है सिंधु नदी। और आज हम करने वाले हैं सिंधु नदी के बारे में। ओके, सिंधु नदी जो है सबसे पहले बोखरचू हिमनद से निकलती है। सिंधु नदी बोखरचू, ठीक है, तो बोखरचू हिमनद ये ग्लेशियर का नाम है, ठीक है, यहां से निकलती है। और जब ये भारत में प्रवेश करती है तो भारत में प्रवेश करने के पहले जो भारत का जो स्थान आता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में किस स्थान से प्रवेश करती है। तो ये जो स्थान है इसका नाम है दमचौक, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं दमचौक, और इधर कर देते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत में दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है, ठीक है, एंट्री करती है यानी कि प्रवेश करती है दमचौक। और फिर सिंधु नदी जो है यहां से भारत में जब चलती है तो भारत की 2 श्रेणियों के बीच में से होकर गुजरती है। कौन कौन सी 2 श्रेणियां हैं? तो सिंधु नदी जो है ये 2 श्रेणियां हैं। ऊपर की जो श्रेणी है वो है लद्दाख, और नीचे वाली जो है वो है जोस्पर श्रेणी, ठीक है। इधर अगर ध्यान दोगे तो ऊपर जो है ये लद्दाख श्रेणी है और नीचे जोस्पर श्रेणी है। तो लद्दाख और जोस्पर 2 श्रेणियों के बीच में से सिंधु नदी गुजरती है। और आगे एक जिला आता है, एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है ले। तो ले जिला जो है ये किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। फिर सिंधु नदी आगे चलकर भारत से बाहर निकलती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी जो है ये भारत के किस स्थान से बाहर निकलती है? तो सिंधु नदी भारत के चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है और फिर ये आगे चलकर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान के कराची शहर को छूते हुए, किस शहर को छूते हुए? कराची शहर को छूते हुए आगे चलकर ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। किस सागर में गिर जाती है? अरब सागर में गिर जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और यहाँ पर जब भारत में प्रवेश करती है तो दमचौक नामक स्थान से प्रवेश करती है। और आगे ये लद्दाख और जोस्पर 2 पर्वत श्रेणियां हैं जिनके बीच में से गुजरती है। और लद्दाख का ले जिला सिंधु नदी के किनारे है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ले जिला किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे है। फिर जब सिंधु नदी भारत से बाहर निकलती है तो ये चिल्लास नामक स्थान से बाहर निकलती है और फिर ये कराची से होते हुए अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी से उत्तर की ओर एक नदी आती है जो कि सिंधु नदी में पड़ती है, उसका नाम है काबुल, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि काबुल नदी किस नदी के अंदर प्रवेश करती है? तो किस नदी की सहायक नदी है? तो सिंधु नदी की सहायक नदी है काबुल नदी, ठीक है। और जहां तक इन पर्वत श्रेणियों की बात है तो आपको बता दूं कि इसमें आपको 5 पर्वत श्रेणियां याद रखनी पड़ेगी। इतनी 5, ठीक है। तो 5 कौन कौन सी है? एक तो है कैलाश पर्वत श्रेणी, उसके बाद आता है कराकोरम
काराकोरम पर्वत श्रेणी, फिर आता है लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर आता है जोस्पर पर्वत श्रेणी, इसके बाद आता है आपका पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। एक और याद रख लीजिए जिसका नाम है धौलाधर पर्वत श्रेणी। तो ये 6 पर्वत श्रेणियां जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जामिनर इनका क्रम पूछता है कि उत्तर से दक्षिण की ओर इन पर्वत श्रेणियों को क्रम में लगाएं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कैलाश पर्वत, काराकोरम पर्वत, लद्दाख पर्वत, जोस्पर और पीर पंजाल और धौलाधर, ठीक है। और ये जो सिंधु नदी है ये लद्दाख और जोस्पर इन 2 पर्वत के बीच में से ये गुजरती है, ठीक है। तो ये होगी हमारे पर्वत श्रेणियां। तो इनको मैं इरेज कर देता हूं, इनको आप नोट कर लेना कॉपी पे, ठीक है। चलते हैं, इसके बाद हम सिंधु नदी के बारे में और फैक्ट जानते हैं। और क्या फैक्ट है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो सिंधु नदी है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको बता दूं एक चीज इसमें से जो रहेगी काफी इंपॉर्टेंट है, वो है इसकी सहायक नदियां, ठीक है। तो सिंधु नदी की सहायक नदियां जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है नोट कर लीजिएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियां, सिंधु नदी की सहायक नदियां। तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां है वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। तो ये सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और ये एक दूसरे के अंदर प्रवेश करती हैं। तो ये एक दूसरे की कैसे सहायक है, तो ये भी ध्यान रखना कि ये जो झेलम नदी है ये चिनाब की सहायक नदी है और ये जो रावी है ये भी चिनाब की सहायक नदी है। इसके अलावा ब्यास जो है ये सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। ये ब्यास जो है ये सतलुज में जाती है तो सतलुज की सहायक नदी है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो झेलम नदी है ये जम्मू कश्मीर से शुरू होती है और चिनाब, रावी और ब्यास ये 3 जो नदियां हैं ये हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं और ये जो सतलुज नदी है ये तिब्बत से निकलती है और ये जो सिंधु नदी है वो भी तिब्बत से निकलती है। तो आप राज्य भी याद रखना, झेलम जम्मू कश्मीर से, चिनाब, रावी, ब्यास ये हिमाचल प्रदेश से, सतलुज जो है ये तिब्बत से निकलती है। और झेलम और रावी ये दोनों चिनाब की सहायक नदियां हैं और ब्यास सतलुज की सहायक नदियां हैं। और इन पांचों नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन पांचों नदियों को पंचनद के नाम से जाना जाता है और पंचनद जो है ये किस में गिरती है, सिंधु नदी में गिरती है। पंचनद का मतलब है ये पांचों नदियां मिलकर किस में गिरती हैं, सिंधु नदी में गिरती हैं और ये सिंधु नदी किस में गिर जाती है, आखिर में अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। तो अब हम करने वाले हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है सबसे पहले जो आती है वो है झेलम। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम याद रखना है इनका, उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अगर देखा जाए तो आपको इनका क्रम जो है वो है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर, तो उत्तर से दक्षिण की ओर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ओके। इसी तरह से यहाँ पे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इस तरह से याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम झेलम की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक जगह है और वहां ये जो जगह है यहाँ पे एक झील है, उस झील का नाम है शेषनाग, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। शेषनाग, शेषनाग या वेरीनाग। तो वेरीनाग झील जो है इस झील से यहां से एक नदी निकलती है और उसी नदी का नाम है झेलम, ठीक है। और ये जो झेलम नदी है ये कहां से निकलती है, शेषनाग या
वेरिनाग झील से निकलती है और थोड़ी दूरी पर जाकर एक और झील आती है, उस झील का नाम है वुलर झील। ठीक है, तो वुलर झील, झेलम नदी के ऊपर ही वुलर झील आती है और वुलर झील जो है जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वुलर झील ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे चलते हुए फिर एक शहर आता है जिसका नाम है श्रीनगर। तो श्रीनगर जो है ये झेलम नदी के किनारे आता है, श्रीनगर। फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आगे चली जाती है। ठीक है, ये झेलम नदी के बारे में हो गया। अब बात करते हैं हम झेलम के बाद चिनाब। चिनाब नदी जो है, चिनाब नदी को भी नोट कर लीजिएगा। चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लेकिन अगर देखा जाए तो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के किन दो नदियों के संगम से बनती है? तो जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी ये हिमाचल प्रदेश की दो नदियां हैं। ऊपर वाली तो है चंद्र और नीचे वाली है भागा। अगर यहाँ पे विजिबल नहीं है तो यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं मैं चंद्र और भागा। तो चंद्र और भागा दो नदियों के सुमेल से बनती है चिनाब नदी। ठीक है, दो नदियों के सुमेल से बनती है चिनाब नदी, जो कि हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ये आगे चलकर चिनाब नदी किससे मिल जाती है? झेलम से मिल जाती है। चिनाब नदी आगे चलकर झेलम से मिल जाती है। ठीक है, तो चिनाब नदी के रिलेटेड जो है आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं मैं, अगर कोई है तो। आपको मैंने बताया झेलम नदी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट, लेकिन चिनाब नदी के बारे में इतना ही है कि आपको ध्यान रखना है कि किन दो नदियों के संगम से ये चिनाब नदी बनती है, चंद्र और भागा। ठीक है, ये भी मैं इरेज कर देता हूं क्योंकि हमारे पास जगह थोड़ी है, तो हम हर एक नदी के बारे में कुछ फैक्ट लिखेंगे। अच्छा, आपके पास झेलम हो गया, चिनाब हो गया, तो रावी नदी। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से निकलती है, जहां कुल्लू कह सकते हैं, कुल्लू जिले से निकलती है। तो जो रावी नदी है ये पंजाब से होते हुए ये भी हमारे पाकिस्तान में आकर किस में मिल जाती है? झेलम नदी के साथ मिल जाती है, झेलम नदी के साथ मिल जाती है। लेकिन जो रावी नदी है इसी के किनारे क्या है? हड़प्पा सभ्यता है और एक लाहौर है। ठीक है, तो हमारे पास जो है रावी नदी के किनारे क्या है? रावी नदी के किनारे कौन कौन से शहर आते हैं? तो एक तो आता है लाहौर और दूसरा आता है हमारे पास हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, तो रावी नदी के किनारे कौन कौन से दो शहर आते हैं? तो आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता और लाहौर। ठीक है, और ये कांगड़ा जिले से निकलती है। इसके बाद हमारे पास आती है ब्यास नदी। ठीक है, ब्यास नदी। तो ब्यास नदी के बारे में बता दूं, जो ब्यास नदी है ये भी, यहाँ पे देखो ब्यास नदी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब से होते हुए, हिमाचल प्रदेश से निकलती है और पंजाब से होते हुए सतलुज नदी में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, इसमें इतना ही फैक्ट है, ब्यास नदी के बारे में कुछ ज्यादा फैक्ट नहीं है। लेकिन ब्यास नदी के बारे में एक बता दूं, सतलुज नदी में मिलने के बाद ये एक पतन बनाती है, वो बता दूं। इसके बाद ब्यास के बाद आ गया हमारे पास सतलुज नदी। सतलुज नदी जो है वो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है और हिमाचल प्रदेश से होते हुए, पंजाब से होते हुए ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और झेलम से मिलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। जहां पर सतलुज नदी सिंधु नदी के साथ मिलती है उस स्थान को बोलते हैं मिथनकोट। ठीक है, तो सतलुज नदी जब पाकिस्तान में आकर जहां पर सिंधु नदी के साथ मिलती है उस स्थान को बोलते हैं मिथनकोट। ये काफी इंपॉर्टेंट है,
लेकिन आपको बता दूं जो कि रावी नदी है, सॉरी ब्यास नदी है, जो ब्यास नदी और सतलुज नदी जहां पर मिलते हैं उस स्थान को बोलते हैं हरिके पतन। ठीक है, उस स्थान को क्या बोलते हैं? हरिके पतन। तो ये भी ध्यान रखना। और इसी नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम है। इसी नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम, इसी नदी के ऊपर क्या है? भाखड़ा नंगल डैम, इसी नदी के ऊपर आता है, सतलुज नदी के ऊपर भाखड़ा नंगल डैम। तो ये भी ध्यान रखना, भाखड़ा नंगल डैम किस नदी के ऊपर है? सतलुज नदी के ऊपर आता है। ठीक है, और सतलुज नदी कहां से निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है। और ये चिनाब नदी, झेलम नदी और रावी नदी को और ब्यास नदी को लेकर किस नदी में गिर जाती है? सिंधु नदी के अंदर गिर जाती है। और सिंधु नदी ये सब नदियों को लेकर अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इनके रिलेटेड और मैं एक दो फैक्ट और बता दूं आपको। सिंधु नदी जो है एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती वो है ब्यास नदी। ठीक है, सिंधु नदी की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में नहीं जाती वो है ब्यास नदी। क्यों? ब्यास नदी भारत से ही निकलती है और भारत में ही प्रवेश कर जाती है, मतलब यहीं पे खत्म हो जाती है। ठीक है, और इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं, इसमें पहले मुझे ये इरेज करना पड़ेगा, ये मैं इरेज कर देता हूँ। सिंधु की सहायक नदियां हैं जो, ठीक है, सिंधु की सहायक नदियां जो है ये मैं इरेज कर देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ सिंधु जल समझौता। तो एक हेडिंग बना लेना, सिंधु जल समझौता। ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिंधु जल समझौता। ठीक है, सिंधु जल समझौता जो है ये हुआ था 1960 में, 1960 में। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। सिंधु जल समझौता जो है ये 1960 में हुआ था। और ये कब किन किन के बीच हुआ था? भारत प्लस पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था क्योंकि ये सिंधु नदी जो है भारत और पाकिस्तान में है, इसलिए। ठीक है, तो इस समझौते में क्या कहा गया था? इस समझौते में ये कहा गया था कि ये जो 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, ये जो 6 नदियां हैं, इन 6 नदियों में से ऊपर की जो 3 नदियां हैं इन पर जो पाकिस्तान का अधिकार रहेगा और नीचे वाली 3 नदियां हैं इन पर भारत का अधिकार रहेगा। ये 6 नदियों को 3 नदियों में डिवाइड कर दिया गया कि 3 नदियों को पाकिस्तान का अधिकार रहेगा और इन 3 नदियों पर भारत का अधिकार रहेगा। और 1960 में जब ये समझौता हुआ था उस वक्त भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे, उनका नाम था याकूब। ठीक है, आयूब खान। तो पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे आयूब खान। तो ये जो सिंधु जल समझौता है ये किनके बीच में हुआ था? भारत पाकिस्तान, भारत के उस वक्त प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आयूब खान, इनके बीच में हुआ था। लेकिन अगर पूछे कि इनके बीच में समझौता हुआ था तो साइन किसने किए थे? तो साइन किए थे विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष। तो विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष, तो विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष उस वक्त कौन थे? तो ये भी याद रख लेना कि वो थे यूजीन ब्लैक। ठीक है, यूजीन ब्लैक। तो विश्व बैंक के उस वक्त अध्यक्ष कौन थे? यूजीन ब्लैक। ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये सिंधु नदी जो है इसकी कुल लंबाई आपने क्या करना है, आपने कमेंट में क्या करना है, कमेंट में ये बताना है कि सिंधु नदी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है। ठीक है, तो सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है आपने बताना है, सिंधु नदी की कुल लंबाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसकी भारत में कितनी लंबाई है? भारत में लंबाई, सिंधु नदी की भारत में लंबाई कितनी है
ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो सिंधु नदी की यहाँ से तिब्बत से लेकर अरब सागर तक कितनी लंबाई है, और सिर्फ दमचौक से लेकर चिल्लास तक ये बीच में जो है इसकी सिंधु नदी की कितनी लंबाई है, ये आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।